सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे 2010 का पेपर। तो 9 का भी देख लिया हम लोग और 1 से लगाकर 9 तक जितना पेपर है सब हम उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसको भी आप लोग देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो इसको देखा जाएगा 2010 का पेपर जो है। तो इसमें स्टार्ट यहाँ से किया जा रहा है 1 नंबर से। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें 44 तक प्रश्न रहेगा, ठीक। 3 वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सरोज होगा कि उरोज होगा कि मनोज होगा कि पाथोज होगा? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मनोज, ये सबको पता होगा, ठीक। तो देखिए कामदेव का पर्यायवाची होता है अतुन, मदन, मदन भी होता है, मनोभव भी होता है, मार, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, मकर केतु। देखिए मीन और मकर दोनों एक ही चीज़ है, केतु बस लग गया है तो दोनों एक ही चीज़ है, मीन केतु मकर केतु। मनोभाव, तो ये भी ध्यान देना है कि मनोभव भी होता है और मनोभाव भी होता है। कंदर्प, अनंग, तो ये अनंग इनका नाम इसलिए पड़ा है कि एक बार इसमें कुमार संभव में दिया है कि एक बार ध्यान में ये शंकर भगवान थे तो उनका ध्यान भंग करने के लिए ये उनको परेशान किए, तो जब वो तीसरा नेत्र खोले तो ये भस्म हो गए, तो इसीलिए इनको अनंग कह दिया गया। अनंग, इनका अंग ही खत्म हो गया। अब देखिए रतिपति हैं तो रति इनकी पत्नी थी और इनके पति मनोज, ठीक, मयन, मकरध्वज। और क्या है? पुष्पधनवा। ये तो पुष्पधनवा इसलिए नाम इनका है कि ये पुष्प का, इनका तीर और धनुष दोनों पुष्प का था और उससे बाण चलाते थे, इसलिए इनको पुष्पधनवा कहा गया है। सरोज कमल का पर्यायवाची है तो पता ही है, उरोज स्तन का पर्यायवाची है, ठीक। अब देखा जाए दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो इसमें पूछ रहा है यौगिक, तो 3 प्रकार के होते हैं शब्द ना, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। तो उसमें देखिए दशानन दिया है, परोपकार दिया है, चतुर्मुख दिया है, गोपाल दिया है। तो इसमें यौगिक शब्द कौन होगा? परोपकार होगा, ठीक ना। और ये सब दशानन, चतुर्मुख और ये गोपाल जो तीनों दिया है ये योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक। इसमें शिल्पी में गलत दिया है, ये 4 नंबर नहीं होगा, इसमें ये वाला होगा, परोपकार होगा। जो शब्द स्पष्टतः किन्हीं 2 या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ न हो उसे यौगिक कहा जाता है। दशानन, चतुर्मुख एवं यहाँ पे गोपाल रहेगा, योग रूढ़ शब्द हैं, ठीक। अब देखा जाए तीसरा नंबर प्रश्न। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में हुआ कि उत्तर प्रदेश में हुआ कि राजस्थान में हुआ कि गुजरात में हुआ? तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ गुजरात में, ठीक। नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं शती ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है, ठीक। इसको ध्यान देना है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें ये ध्यान देना रहता है कि अघोष है, ठीक, और अल्पप्राण पूछ रहा है। तो अल्पप्राण का 1, 3, 5 होता है ना, ठीक। 1, 3, 5 पहला, तीसरा और 5वां स्पर्श व्यंजन होते हैं ना 25, उसमें से पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण में रहेगा। और घोष जो रहता है 3, 4, 5 रहता है, तो अघोष कितना हो जाएगा? 1, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसी में से इसको पकड़ना है कि कौन होगा इसमें अघोष अल्पप्राण ध्वनि। तो अघोष का मतलब 1, 2 में से और अल्पप्राण का मतलब 1, 3, 5। तो एक कॉमन है इसमें ना, तो एक जिसमें कॉमन है तो वही हो जाएगा। देखिए इसमें क त दिया है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट नहीं होती है। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ आदि। वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं, ठीक। वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। तो इसको सिंपल याद रख लेना है कि अल्पप्राण 135 ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, और घोष 345 ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। घोष 345 और अल्पप्राण 135। अब देखा जाए आगे। देखिए ये जो प्रश्न है इसे प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा है, 2009 में भी शायद पूछा था कि शायद उससे पहले, लेकिन ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया, रिपीट प्रश्न है ये। देखिए रिपीट हो रहा है इसी में, यानी कि प्रश्न अगर हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो आगे आने का भी चांस है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें अलंकार पूछ रहा है। विषम, असंगति, व्यतिरेक, निदर्शना। तो इसमें सबको पता होगा कि असंगत अलंकार है, ठीक।
जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है वहाँ असंगति अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको बस थोड़ा समझा, क्या अलंकार भी ऐसी चीज़ है कि उसको समझ लिया जाएगा तो भूलेगा नहीं। यहाँ पे दिया है ना, दृग उर्जत टूटत टूटत कुटुम। यहाँ पे दृग उरज मतलब कि जुड़ रहा है, यहाँ पे कुटुम टूट रहा है, मतलब असंगत हो जा रहा है ना, तो इसीलिए असंगत हो जा रहा है। पूरा इसका सही से अर्थ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है वहाँ असंगति अलंकार होता है। जहाँ पर असमान और असंगत संगठन का संकेत किया जाता है वहाँ पर विषमा अलंकार होता है। दृष्टांत रूप किसी वस्तु को प्रस्तुत करना निदर्शना है। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाला अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं। ठीक, तो व्यतिरेक का मतलब वो होता है कि जिसे उपमेय की उपमान से अधिकता को दिखाया जाता है। ठीक, तो उपमेय की उपमान से अधिकता को दिखाया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? व्यतिरेक हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नवनीत से, मक्खन से की गई तुलना हृदय की, संत के हृदय की। तो वहाँ पे दिखाया गया है कि अपने ही निज परिताप मतलब कि अपने दुख से, मतलब कि उसको गर्म किया जाता है तो मक्खन पिघलता है, लेकिन जो संत का हृदय है वो दूसरे के पर दुख से, दूसरे के दुख से पिघल जाता है। ठीक, तो यही यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक हो जाएगा। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे शिल्पी में जो है थोड़ा गलत दे दिया है। यहाँ पे दिया है ना कि ऑप्शन देख लिया जाए पहले। 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है। तो अपनी धरती अपने लोग जो है ना, ये इसमें 2 दिया है लेकिन ये 3 होगा, 3 खंड में है। ठीक, तो उसका मुंडेर पर सूरज है, देर सवेर है, आपस की बातें हैं, ये 3 भाग में है। तो ध्यान देना है, शिल्पी में थोड़ा गलत दिया है तो ये 3 भाग में है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। ठीक, अब देखिए कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। दूसरा ताजमहल कौन लिखा है? तो इसको देखा जाए, नासिरा शर्मा लिखी हैं कि क्षमा कौल यहाँ पे कौन नहीं होगा, कौल होगा, क्षमा कौल। ठीक, और ममता कालिया लिखी हैं कि अनीता जैन लिखी हैं। तो ये दूसरा ताजमहल कौन लिखा है? नासिरा शर्मा लिखी हैं। ठीक ना। और इसी तरह एक मिलता है राजेंद्र यादव का कि छोटे 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 ताजमहल, तो वो भी ध्यान देना है कि वो राजेंद्र यादव लिखे हैं। ठीक, एक ही तरह की रचना जो है उसको तैयार रहेगा तो ठीक रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो पूछ रहा है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी की काका कालेलकर की विनोबा भावे। तो ये सुनीति कुमार चटर्जी कहे थे कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया जाए। ठीक, तो अब भी जैसे वैसे लिखा जाता है ना, व्हाट्सएप पे जैसे लिख दिया जाता है, हिंदी में लिखना है उसको इंग्लिश में ही टाइप कर देते हैं, तो वही चीज़ ये कह रहे थे, बहुत पहले कह रहे थे कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया जाए। ठीक, तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी चाहते हैं कि देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि को प्रचलित किया जाए। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची पूछ रहा है हिंदी भाषा का शब्द है कि अंग्रेजी का है कि पुर्तगाली का है कि तुर्की का है? ठीक, तो कैंची हो गया, दरोगा हो गया, ये सब किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, तो इसमें पूछ रहा है कि यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? ठीक, तो इसमें सिंपल ध्यान ये देना है, ये तो पता ही होगा, जिसको डायरेक्ट याद होगा वो तो जानता ही है कि अयादि संधि हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि इसमें अय आ रहा है ना, तो अयादि में भी अय आ रहा है तो अयादि संधि हो जाएगी। ठीक, तो अय बनता है किसमें? अयादि संधि में। आय भी अयादि संधि में बनता है, तो ध्यान ये देना है, अय आय जिसमें बनता है उसमें अयादि संधि रहती है। और ऐसे तो सबको याद ही रहता है कि, ठीक, तो इसमें छोटा सा बस ये है जिसको नहीं याद है उसके लिए कि अय और आ रहेगा तो अयादि संधि उसमें रहेगी। ठीक, अब देखिए एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण स्वर के 2 रूप ह्रस्व चाहे दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर
हो जाता है, तो दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि पता ही है कैसे होती है, ठीक। ज़्यादा उस पर टाइम नहीं दिया जाएगा, किस लिए, इसलिए कि संधि सबको आ रही है। एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है, तो दीर्घ संधि होती है। अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को ए होगा। अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो ये दीर्घ, समझ जाइए कि ये दीर्घ ऊ है, ये मूल स्वर ऊ हो तो दोनों को ओ होगा। अ या आ के बाद री या री हो तो दोनों को अर होगा। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक ना। अ या आ के बाद री होगा तो दोनों का अल होगा। इस प्रकार गुण संधि होती है। अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों को ए होगा। अ या आ के बाद ओ या औ होगा तो दोनों को अ होगा। तो इस प्रकार वृद्धि संधि होगी, ठीक। तो ये सूत्र दिया है इसका, यदि ए ओ और के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अ आय औ और आव हो जाता है, तो इसे आय संधि कहते हैं, ठीक। तो इसमें झूठे इतना किया है। ध्यान देना है कि ए और ओ गुण संधि में आता है, सिंपल ज़्यादातर में आता है, अब अपवाद को तो नहीं देखा जाएगा। ए और ओ गुण संधि में आता है, दीर्घ संधि पता ही है, दीर्घ गुण। अब यड़ संधि में ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, ठीक। और वृद्धि संधि में ए रहता है, और रहता है, तो ऐसे सिंपल याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा उस पर, वो भी ठीक है। अब देखा जाए आगे, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो श्री राम शर्मा लिखे हैं बोलती प्रतिमा, इसकी विधा पूछ रहा है, रेखा चित्र है कि संस्मरण है कि आत्मकथा है कि जीवनी है। तो ये रेखा चित्र है, ठीक, बोलती प्रतिमा। सन 1936 ईस्वी तक हिंदी रेखा चित्रों का प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित रहा। इन्हें संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनका यह संग्रह रूसी लेखक तुर्गनेव के जीवित समाधि से बहुत प्रभावित है। ये भी ध्यान देना है कि जीवित समाधि रूस के लेखक हैं तुर्गनेव, उससे इनका प्रभावित है। हिंदी में यह उनका बहुचर्चित संकलन है, ठीक। अब देखा जाए 12 नंबर प्रश्न, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो दिया है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सदृश है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो ये सब तो ठीक है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, ठीक। और भाषा अनुकरण सादृश अनुकरण से सीखी जाती है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति है, ये गलत दिया है यहाँ पे, ठीक ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका चौथा नंबर। अब देखा जाए आगे, ये दिया है कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता, ठीक। तो यह कथन किस रचना से लिया गया है। तो ये कथा उपन्यास है, इससे लिया गया है। कि रतिनाथ की चाची उपन्यास है, इससे लिया गया है। ये नागार्जुन का उपन्यास है। कि बलचन्मा नागार्जुन का उपन्यास है, इससे लिया गया है। कि मैलांचल रेणु जी का उपन्यास है, इससे लिया गया है। तो ये मैलांचल 1954 में लिखा गया था, आंचलिक है ना, तो इससे लिया गया है ये, ठीक, कथन। अब देखा जाए 14 नंबर प्रश्न, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रजभाषा का आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक। तो देखा जाए कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं कि हरिऔध हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ये ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। ब्रजभाषा के तत्कालीन अन्य कवियों ने जहाँ पूर्ववर्ती काव्य की प्राय एक ही प्रवृत्ति को ग्रहण किया, वहाँ उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार तथा वीरता संबंधी रीति परिपाटी की कविताएं लिखी। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीति काल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं, ठीक। देखिए इनकी रचना दिया है कौन कौन है। उद्धव शतक है, उद्धव शतक 1929 में। गंगावतरण 1927 में, ये बहुत फेमस है इनका गंगावतरण, ठीक। श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला नाम से भी फेमस है इनका, ठीक, आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, ये ध्यान देना है। अब 15 नंबर देखा जाए, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। तो हरिबिंदी कौन लगाता है, ये तो पता ही होना चाहिए। मैत्रेयी पुष्पा लगाती हैं कि उषा प्रियंवदा
कि मृदुला गर्ग कि मन्नू भंडारी। तो हरी बिंदी कौन लगाती है? मृदुला गर्ग लगाती है। ऐसे याद कर लिया जाएगा, सिंपल। ठीक, अब देखा जाए आगे। भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। तो सिंपल चीज़ है ये कि लोकोक्ति चाहे मुहावरा जो होता है उसका वो जो जैसा लिखा रहता है वैसा अर्थ नहीं होता है, उसका अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पे यही होगा कि दुविधा में पड़ जाना। सांप छछूंदर की गति होना मतलब दुविधा में पड़ जाना। ठीक, अब देखा जाए 17 नंबर। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। तो शेष कादम्बरी एक है और एक और इसी तरह शेष करके है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, मृदुला गर्ग का है उपन्यास ये, कि उषा प्रियंवदा का है, कि मनु भंडारी का है, कि अलका सरावगी का है। तो शेष कादम्बरी ये और एक और रचना है, देखिए शेष कादम्बरी है, ठीक, और एक रचना है आपकी शेष यात्रा। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूजन इतना होता है कि समझ में नहीं आता है कौन क्या लिखा है। तो एक ये है शेष यात्रा। ठीक, तो इसमें ध्यान ये देना है कि ये शेष कादम्बरी है ना, तो यहाँ पे अलका सरावगी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, बड़ी की मात्रा आ रही है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए शेष यात्रा है तो आ की मात्रा है, तो यहाँ पे उषा प्रियंवदा। देखिए थोड़ा सा बस ध्यान देना है, याद हो जाएगा। दोनों शेष दोनों में लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे शेष कादम्बरी है। ठीक, तो दीर्घ स्वर ई है ना, यहाँ पे भी दीर्घ स्वर ई है अलका सरावगी में। तो अलका सरावगी को ध्यान देना है। और शेष कादम्बरी लिखी हैं, और शेष यात्रा कौन लिखा है? उषा प्रियंवदा लिखी हैं। तो लास्ट में आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। तो जिसको नहीं याद हो रहा है ऐसे याद कर लेगा, जिसको याद हो तो ठीक ही है। तब अब देखिए, अलका सरावगी का उपन्यास शेष कादम्बरी है। उषा प्रियंवदा का उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा है। मृदुला गर्ग का उपन्यास उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्त कोबरा एक ही में है, अनित्य है, मैं और मैं। मनु भंडारी का आपका बंटी 1971 में लिखी है, महाभोज 1979 में लिखी है। ठीक, अब देखा जाए भवभूति का मूल नाम क्या था। तो भवभूति का मूल नाम पूछ रहा है। तो श्रीपति था, कि दामोदर था, कि श्रीकंठ था, कि नीलकंठ था। तो भवभूति का मूल नाम क्या था? उत्तर रामचरित लिखे ना, ये करुण रस वाले हैं भवभूति। तो ये इनका मूल नाम जो था श्रीकंठ था। भवभूति का पितृकृत या असली नाम श्रीकंठ या भवभूति था। भवभूति लिखित 3 नाटक मालती माधव, ठीक, महावीर चरित और उत्तर रामचरित हैं। तो इसमें 10 अंक है, और इसमें 7 है, इसमें भी 7 अंक है। ये करुण रस प्रधान है, ये वीर रस प्रधान है, और ये श्रृंगार रस प्रधान है, मालती माधव। ठीक, अब देखा जाए 19 नंबर। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है तो सर्वनाम है, कि क्रिया है, कि विशेषण है, कि प्रविशेषण है? तो ये विशेषण है। ठीक ना, काली को पूछ रहा है ना, बहुत नहीं पूछ रहा है। बहुत पूछेगा तो बता दिया जाएगा प्रविशेषण है, लेकिन पूछ रहा है काली इसमें क्या है, तो काली विशेषण है। किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, आकार, अच्छाई, बुराई, दशा, दिशा, काल और स्थान आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक कहलाते हैं। ठीक, तो यानी कि बुराई भी रहेगा तो वो भी गुण ही में आएगा। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बस अच्छाई रहेगा तो उसी गुण कहा जाएगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिमाण, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, जिस शब्द से किसी वस्तु का होना या काम का करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब देखा जाए 20 नंबर प्रश्न। प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्रनो पंक्ति वाली कविता का संबंध है। तो ये पूरी पंक्ति है कि पूरी कविता ये है कि वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो यही पूछ रहा है किसकी कविता है ये? जयशंकर प्रसाद की है, कि भवानी प्रसाद मिश्र की है, कि सुमित्रानंद पंत की है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो ये निराला जी की है ना, वर्दे वीणा वादनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र अमृत नव मंत्र नव। तो ये इन्हीं की कविता है, निराला जी की। अब देखा जाए आगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक,
तो इसमें अध्यक्ष कौन थे इसके? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। तो इसके हो जाएंगे तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक, इन्हीं के जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, 5 सितंबर। तो यही अध्यक्ष थे 1953 में हुई बैठक के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद। ये ध्यान देना है। अब देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको भी देख लिया जाए। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए। ख, ध, भ, छ क्रमशः ख, ध, भ, छ के रूप में लिखा जाए। ठीक, अब देखिए इसके बाद का प्रश्न देखा जाए। 22 नंबर, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देववाड़ी से हुआ है कि खरोष्ठी से हुआ है कि ब्राह्मी से हुआ है कि सिंधु लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी से हुआ। ब्राह्मी के बाद गुप्त, कुटिल, उसके बाद देवनागरी है। ठीक ना, ब्राह्मी के बाद भी है गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी है। लेकिन डायरेक्ट पूछता है कि विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी से बताया जाएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। ठीक, लिखित संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत में 2 प्राचीन लिपियाँ थी। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी जो है ना, ये सरस्वती का प्रवाची भी है, तो ये भी ध्यान देना है। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठ लिपि। तो इसको खरोष्ठी लिपि जो है, इसको कहा जाता है गधे के होठ की लिपि। ठीक ना, गधे के होठ के समान लिपि इसको भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक, इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक ना, ब्राह्मी से देवनागरी का विकास हुआ है। अब आगे देखा जाए 23 नंबर, इसमें क्या करना है कि सूची के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है संकल्प दिया है, सूरज दिया है, काका दिया है, मोटर दिया है। ठीक, तो अब इसमें मिलान करना है। तो इसका दिया है उत्तर 3। ठीक, तो 1 अति से संकल्प हो जाएगा तत्सम। ठीक, संकल्प क्या है? तत्सम हो जाएगा ये। और सूरज जो है, ये सूर्य होता है ना, तो ये तद्भव हो जाएगा। ठीक, सूरज तद्भव हो जाएगा। और काका जो है देसी हो जाएगा, देशज, और मोटर विदेशज हो जाएगा, या विदेशी। ठीक, विदेशज हो जाएगा। संकल्प क्या होगा? तत्सम होगा, सूरज तद्भव हो जाएगा, इसका सूर्य होता है तत्सम, काका देसी होगा और मोटर विदेशी हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखा जाता है मोटर ना। अब देखिए निम्न में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो महादेव वर्मा की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? यामा नहीं है कि दीपशिखा नहीं है कि आंगन के पार द्वार नहीं है कि नीरजा नहीं है? तो आंगन के पार द्वार जो रचना है अज्ञे जी की है, इस पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक, और यामा रचना पे महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ मिल चुका है। तो पूछ रहा है कि महादेव वर्मा जी की रचना कौन नहीं है? तो आंगन के पार द्वार नहीं है। ठीक, देखिए आंगन के पार द्वार रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। ये ताप सप्तक का संपादन किए थे। ठीक, महादेव का काव्य रचना काल प्रधान रूप से सन 1924 से 1942 ईस्वी तक है। छायावाद युग में इनके ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा। तो ये ध्यान देना है कि निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये है ना, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सब चारों जो है यामा में संकलित है। पूछता है कि कौन इसमें यामा में संकलित नहीं है। ठीक ना, ये भी पूछता है, तो ये भी ध्यान देना है कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत ये यामा में संकलित है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत ये सभी गीतों के संग्रह हैं। ये गीतों के संग्रह है, भी ध्यान देना है। अब देखा जाए 25 नंबर, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास, उसके रचयिता का नाम पूछा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी लिखे हैं कि केशवदास लिखे हैं? तो ये लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, ये लिखे हैं प्रिय प्रवास। अब आगे देखा जाए 26 नंबर। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया जाए।
हरिऔध जी के काव्य ग्रंथों में प्रियप्रवास 1914 ईस्वी में लिखा गया, पद्म प्रसून 1925, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे 1932, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास 1940 प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रियप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिऔध ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। महाकाव्यत्व की दृष्टि से भी यह एक सफल ग्रंथ है। ठीक, अब देखा जाए 26 नंबर पर, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। तो इसमें से कौन व्यंग्यकार नहीं है? रविन्द्रनाथ त्यागी नहीं है, कि अज्ञेय नहीं है, कि लतीफ़ घोंघी नहीं है, कि हरिशंकर परसाई नहीं है। तो ये हरिशंकर परसाई तो बहुत फेमस व्यंग्यकार हैं, ये भी हैं, ये भी होंगे। ये अज्ञेय जो है ये सबको पता है कि व्यंग्यकार नहीं है ये। अब देखिए देवेंद्र सत्यार्थी का के संस्मरण का नाम है, माटी की मूर्तें है, कि अतीत के चलचित्र है, कि रेखाएं बोल उठी है, कि दीप जले शंख बजे। तो देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण जो है रेखाएं बोल उठी हैं ये है। ठीक, माटी की मूर्तें ये किसका है? ये रामऋषि बेनीपुरी, अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा, और दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, अब देखिए आगे, भावात्मक रेखा चित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं भावप्रवण रेखाचित्र लिखे हैं। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रहों में समृद्ध रेखाचित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया है। उनके रेखाचित्र रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, चिर नूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात, रेखाचित्रों में जहाँ तथ्य निरूपण का प्राचुर्य है, वहीं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन है में भावात्मकता का आधिक्य है। अब 28 नंबर देखा जाए, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। तो विष्णुकांत शास्त्री इनका गद्य काव्य कृति कौन है इसमें देखा जाए तो पूजा लिखे हैं, कि शुभ्रा लिखे हैं, कि ये कुछ चंदन के फूल कि कुछ कपूर के लिखे हैं, ये लिखे हैं, कि दोपहरिया के फूल लिखे हैं। तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये इस नाम से लिखे हैं, कुछ चंदन की कुछ कपूर, इस नाम से इनका गद्य का कृति फेमस है। और दोपहरिया के फूल एक दिनेश नंदिनी डालमिया का, ये भी फेमस है। ठीक, गद्य काव्य। अब देखा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो जीवनी विधा से संबंधित कौन नहीं है देखा जाए इसमें 84वां श्रवण की वार्ता है, वैसे दूर है, भक्तमाल है, मालवीय जी के साथ 30 दिन है। तो इसमें जो है जीवनी विधा से संबंधित नहीं है ये बसेरे से दूर, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है ना ये। ठीक, तो ये आत्मकथा में आ जाएगी, तो यही नहीं है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कृतियाँ निम्नलिखित हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं है। तो सबसे पहले इनका इसका क्रम भी पूछ लेता है कि इसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, नीलकणिमा, फिर बसेरे से दूर, और ये प्रवास की डायरी गलत दिया इसमें, ये आत्मकथा नहीं है, डायरी भी है इनकी 10 द्वार से सोपान तक, ये अंतिम है इनकी। ठीक, तो 4 आत्मकथा लिखे हैं 4 पार्ट में, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीलकणिमा, फिर, और ये 10 द्वार से सोपान तक। ठीक हो गया। 84वां श्रवण की वार्ता गोकुलनाथ की एवं भक्तमाल नाभादास की कृत जीवनी विधा है। ठीक ना। अब देखा जाए 30 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास इसमें कौन कौन से हैं? अप्सरा अलका, प्रभावती, निरूपमा है, कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब है, कि झूठा सच है, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामो, आत्मदाह। तो इसमें अप्सरा अलका, निरूपमा, प्रभावती, ये तो निराला जी की रचना है, और यही होगा बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। और ये झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, ये सब यशपाल जी की रचनाएं हैं। ठीक, तो मेरी तेरी उसकी बात पे यशपाल जी को साहित्य अकादमी मिला है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसमें मिला है? आलोक पर्व पे मिला है। और ये सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामो, आत्मदाह, ये सब चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। ठीक ना। देखा जाए आगे, अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, अथरैक व्याख्यान इसको कहा जाता है। ये भी ध्यान देना कि अनामदास का पोथा जो है उपन्यास, इसको अथरैक व्याख्यान कहा जाता है, में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सुंदर प्रस्तुति हुई है। ठीक ना। अब 31 नंबर देखा जाए,
द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसमें देखना है कि द्विगु समास कौन है, राजा रानी होगा कि पीताम्बर होगा कि त्रिभुवन होगा कि भूदेव होगा। तो द्विगु समास का मतलब होता है कि शुरू में कोई अंक जुड़ा रहता है, तो ये त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, देखिए संख्यावाचक होगा प्रथम पद, और दूसरा अथवा अंतिम पद संज्ञा होता है। राजा रानी में द्वंद्व समास एवं पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास है। ठीक, भूदेव में तत्पुरुष समास है। ठीक ना। अब देखा जाए 32 नंबर, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, अच्छा घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो ये सब तो ठीक है, पहला तीसरा चौथा, लेकिन कच्चे तेल की कीमत घट गया है नहीं होगा, घट गई है, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो यही ऑप्शन सही है दूसरा वाला। देखिए निष्फल न होने वाला कहलाता है, तो जो निष्फल ना हो उसको क्या कहा जाता है, निश्चित कहा जाता है कि सही कहा जाता है कि सटीक कहा जाता है कि अमोघ कहा जाता है। तो निष्फल न होने वाला के लिए बहुत अच्छा शब्द है अमोघ। ठीक ना। महाभारत में रामायण में हम लोग देखे होंगे कि अमोघ अस्त्र लोग चलाते थे, जो निष्फल नहीं होगा। ठीक, अमोघ। अब देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, 9 दिन चल रहा है लेकिन 2.5 कोस चल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो ये होगा कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, यानी कि 9 दिन चला लेकिन 2.5 कोस ही चला, यानी कि अधिक परिश्रम अधिक किया और फल थोड़ा मिला, तो ये वाला हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। अब देखिए भवभूत की रचना का नाम है, देखिए इसमें भी संस्कृत साहित्य से पूछ रहा है ना, संस्कृत साहित्य से भी 3-4 प्रश्न लगभग हर साल जिस साल पेपर हो रहा है उसमें ऐड हो जा रहा है। देखिए भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम है कि उत्तर रामायण है कि रामचरित है कि हर्षचरित दर्शन है। तो ये उत्तर रामचरित जो है यही रचना है भवभूत की। भवभूत के 3 नाटक उपलब्ध है, महावीर चरित वीर रस वाला है, मालती माधव 10 अंक इसमें है, उत्तर रामचरित ये करुण रस वाला है। ठीक, सांगधर पद्धति और रसिक जीवन जैसे प्राचीन सूक्ति संग्रहों में उनके नाम से कुछ ऐसे पद्य पाए जाते हैं जो उनकी उपलब्ध कृतियों में नहीं मिलते। भवभूति के तीनों नाटकों का अभिनय जैसा कि उनकी प्रस्तावना से मालूम पड़ता है, भगवान कालप्रियनाथ के उत्सव पर हुआ था। ठीक, अब 36 नंबर प्रश्न देखा जाए, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ लिए हैं लोग। तो ये जो हम है बहुवचन में है, तो अहम अवाम वयम होता है ना, तो ये वयम तो होगा इस सब में, ठीक है। महान राष्ट्र के नागरिक हैं, तो देखिए भारत तो इसमें दिया ही नहीं है, बस झूठे दे दिया है, भारत तो इसमें दिया ही नहीं है, तो अब इसमें भी भारत दे दिया है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, अब यही होगा कि वयम महता राष्ट्रस्य नागरिका स्म। ठीक, ये हो जाएगा, इसलिए किसमें तो भारत दिया ही नहीं है। ठीक ना, तो बहुत आसान प्रश्न हो गया। अब देखिए प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, मीराबाई द्वारा। तो प्रेम वाटिका कौन लिखा है, रसखान लिखे हैं। ठीक, रसखान की 2 कृतियां प्रेम वाटिका और दान लीला है। और देखिए प्रेम नाम से एक और रचना है, प्रेम वाटिका है एक ना, और एक प्रेम चंद्रिका है, वो देव की है, ये भी ध्यान देना कि प्रेम चंद्रिका देव की है। ठीक, और प्रेम सागर एक है लल्लू लाल जी की है। तो प्रेम से जो रचना है उसको भी ध्यान देना है, प्रेम वाटिका प्रेम सागर, तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है और प्रेम चंद्रिका देव की है, प्रेम वाटिका रसखान की है। ठीक, देखिए रसखान की 2 कृतियां प्रेम वाटिका और दान लीला हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवाए 17 कवित्त 12 दोहे और 4 सोठे संकलित हैं। अष्टयाम नामक रसखान की एक कृति है जिसके कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है। तो ये जो है अष्टयाम नाम से भी कई लोग लिख दिए हैं, अष्टयाम नाम से देव की रचना भी मिलती है। ठीक, तो ये दिया है ना कई इसमें कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है।
प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान यहाँ पे रहेगा का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में 53 दोहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि इसमें 53 दोहे हैं अष्टयाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है। कमल का पर्यायवाची सबसे फेमस है अरविंद नहीं होगा, कि सतदल नहीं होगा, कि सरसिज नहीं होगा, कि अमी नहीं होगा। तो अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। अमी हल हल मध्य भरे है ना, श्वेत श्वेत शाम रत्नार, किसकी पंक्ति है? रसलीन की है ना। तो उसमें अमी का मतलब होता है अमृत, हल हल का मतलब विष। तो वहाँ पे अमी वही वाला अमी है। अमी अमृत की पर्यायवाची है। अमृत ये अमृत का पर्यायवाची है अमी, ठीक ना। तो ये नहीं होगा। अरविंद सतदल सरसिज पंकज जलज अम्भोज अम्बुज, देखिए कितना कमल का पर्यायवाची बहुत है। सरोज वारिज, जल में जल का पर्यायवाची, ये जल का पर्यायवाची है ना वारी, इसमें जल लग जा रहा है तो कमल हो जा रहा है। नीर है, नीरज हो गया। पारिजात है, राजीव है। शतपत्र है, पद्म है, नलिन है। नलिन विलोचन शर्मा एक हैं, यानी कि कमल नयन शर्मा हो जाएंगे। नलिन विलोचन शर्मा, ठीक। तो नलिन का मतलब कमल होता है वहाँ पे। अरविंद, कंज, ताम्रस, कुशेषय, कुवलय, कुवलयानंद देखा है ना, अप्पा दीक्षित की रचना है। कोकनद, पुंडरीक, उत्पल, मकरंद, इंदिवर, अब्ज, पंकरु कमल के पर्यायवाची हैं। पीयूष, ये पीयूष अमृत का है। सुधा भी है, अमी भी है। सुरभोग, सोम, मधु, अगटराज, ये ध्यान देना है। अगटराज दिया है जो पर्यायवाची शब्द, ये ध्यान देना है कि अमृत का है, अमृत के पर्यायवाची हैं। अब देखा जाए आगे। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास हैं, कि कबीर दास हैं, कि गुरु नानक हैं, कि तुलसीदास हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर दास हैं। भक्ति साहित्य की दो धाराएं निर्गुण और सगुण हैं। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक। तो राम भक्ति वाला में तुलसीदास आते हैं और कृष्ण भक्ति में सूरदास। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है, ठीक। अब आगे देखा जाए 40 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद कौन नाटक लिखे हैं? इसमें से ध्रुव स्वामी ने लिखे हैं। कृष्णार्जुन युद्ध लिख दिए हैं, यहाँ पे बुद्ध गलत लिखा है, युद्ध रहेगा। कि रुक्मिणी परिणय है, कि प्रेमलोक है। तो ये जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। ध्रुव स्वामी इनका अंतिम नाटक है, चंद्रगुप्त के बाद है। 1933 में है ना, 1931 में चंद्रगुप्त है, 1933 में ध्रुव स्वामिनी है। तो ध्यान देना है कि ये इनका नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण निम्न प्रकार है। विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूट, प्रथम गिटी नाट्य है ना, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का है, जिनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, ठीक। ये भी प्रश्न बना है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। रुक्मिणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय एवं प्रेमलोक राम नरेश त्रिपाठी की नाटक है, ठीक ना। तो प्रेमलोक राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है और रुक्मिणी परिणय हरिऔध जी का है। अब देखिए 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम, अंधकार है, कि अंधियारा है, कि अंधेरा है, कि रात है। तो अंधकार जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक। अब देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो इनसे कितना प्रश्न बन गया है? बहुत प्रश्न बना है। जो लोग फेमस कवि हैं उन्हीं से प्रश्न बनता है। तो जो जो एकदम फेमस है उसको तो याद ही कर जाना है कि उससे गलत ना हो। तो कनुप्रिया है, कि पथिक है, कि चोखे चौपदे है, कि वासवदत्ता है, ठीक। तो ये देखिए कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती लिखे हैं और पथिक मिलन मानसी स्वप्न रामनेश त्रिपाठी लिखे हैं और वासवदत्ता कौन लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी लिखे हैं। तो एक ही बचा चोखे चौपदे, ये लिखे हैं हरिऔध जी, ठीक। तो यही सही हो जाएगा। तो देखा जाए इसको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास 1940 में है ना, प्रसिद्ध हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती लिखे हैं राधा कृष्ण के प्रेम पे। यहाँ पे कनु कृष्ण भगवान का वो हो गया है, कन्हैया है ना, तो उसी से कनु बन गया है। और प्रिया मतलब कि
राधा जी कनु की प्रिया, कृष्ण की प्रिया राधा जी, तो इसलिए यहाँ पे कनुप्रिया हो गया। कनुप्रिया धर्मवीर भारती इनकी रचना है। पथिक रामनाथ त्रिपाठी एवं वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना कृतियाँ हैं। ठीक ना। अब देखा जाए अज्ञे की रचना है। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ भी मिला है, साहित्य भी मिला है, तो इनकी रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र है कि हुंकार है कि पवन दूत है कि हरी घास पर क्षण भर है? तो ये हरी घास पर क्षण भर जो रचना है अज्ञे जी की है। ठीक। अज्ञे की काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये रहेगा यहाँ पे, थे नहीं रहेगा। अरे ओ करुणा प्रभा में रहता है, करुणा प्रभा में, करुणा में दे दिया है। आंगन के पार द्वार रहता है, तो यहाँ पे पास दे दिया है, तो इस पर साहित्य अकादमी मिला है इनको। आंगन के पार द्वार, ये कविता हम आपको किसी दिन ये सुनाया जाएगा, बहुत छोटी सी कविता है, तो इसमें संकलित है। आंगन के पार द्वार इसका नाम है, उसमें कई कविताएं हैं, तो इस पे इनको साहित्य मिला है। कितनी नाव में कितनी बार? इस पे मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा। ये असाध्य वीणा जो कविता है, ये जापानी लोक कथा पर आधारित जो है, इसी का एक पात्र है प्रियंबद ना, केशकम्बली, तो ये आंगन के पार द्वार में ही संकलित है। ठीक। चिंता, चिंता दो भाग में है। इत्तलम, कुरुक्षेत्र एवं हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अब देखिए इस पेपर का आज का मतलब लास्ट ये प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित हैं। अशोक के फूल नाम से निबंध कौन लिखा है? तो महादेव वर्मा लिखे हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं कि नागार्जुन लिखे हैं? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, विचार और वितर्क 1949, कल्पलता। ठीक ना, कल्पलता। और इसमें नाखून क्यों बढ़ते संकलित है? ठीक ना। विचार प्रवाह, कूटज, साहित्य साचर, आलोक पर्व, इस पर साहित्य अकादमी इनको मिला है, ध्यान देना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध हैं। तो अब हम लोगों का पेपर हो गया समाप्त। पेपर हम लोगों का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब एक ये जो कविता थी आंगन के पार द्वार, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, इसलिए कि इस पे साहित्य अकादमी मिला है, तो इसका नाम है, इसमें और कविताएं भी हैं, तो ये क्यों मिला है इसको देख लिया, पढ़ लिया जाए। इसमें थोड़ी बहुत छोटी सी है, तो है कि आंगन के पार द्वार खुले, द्वार के पार आंगन, भवन के ओर छोर सभी मिले, उन्हीं में कहीं खो गया भवन, कौन द्वारी कौन आगारी न जाने, पर द्वार के प्रतिहारी को भीतर के देवता ने किया बार बार पालागन। तो यही आंगन के पार द्वार कविता है। ठीक। तो आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।